गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये आज अपना लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताना शुरू किया था, आपने उन सभी का अच्छे से नोट्स बना लिया होगा। इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि जो चीज़ बताया जाए उसको आप कॉपी में राइट डाउन करो, ठीक है ना। कॉपी में राइट डाउन करोगे तो आपको क्लास वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। तो हम लोग जब कभी भी नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे तो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए हुए चीज़ों को एक बार आप रिवाइज खुद से कर लिया कीजिए, ठीक है ना। एक बार रिवाइज आपको कर लेना चाहिए, इससे आपको समझ में अगले लेक्चर्स की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से आएंगी, ठीक है ना। तो हमेशा ये बात की कोशिश किया करो कि आप रिवाइज करके आया करो, ठीक है। चलो, तो चूंकि ये सेकंड लेक्चर है तो अभी आपने अगर रिवाइज किया होगा तो अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। तो हम लोग मैथमेटिकल टूल स्टार्ट किए थे। मैथमेटिकल टूल में हमने ये कहा था आपको कि हम लोग को अगर मैथमेटिक्स को अच्छे से समझना है, जिसको फिजिक्स में अप्लाई करेंगे, तो हमें कुछ टर्म्स के बारे में पहले जानकारी चाहिए। और इसके तहत मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताना शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी बताया था, जिसको मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया था कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी भी फिजिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड पक्की बात है होगी ही होगी, और डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट था अपना चेंज। चेंज क्या था? तो चेंज था, ये एक डिफरेंस है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल इनिशियल का मतलब ये है कि जब कभी भी आप किसी फिजिकल प्रोसेस को, किसी भौतिक घटना को देखने जाते हो, तो उसके देखने की जो शुरुआत होती है उस समय की जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो कहलाएगा इनिशियल यानी प्रारंभिक, और जब आपने प्रोसेस को ऑब्जर्व करना बंद कर दिया तो वो कहलाएगा फाइनल, ओके। तो इनिशियल और फाइनल, तो फाइनल में से इनिशियल हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो आपको चेंज मिल जाता है। चेंज प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। प्लस का मतलब है चीजें बढ़ रही होंगी, माइनस होगा तो चीजें घट रही होंगी। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। इसके बाद मैंने कहा था आपको कि चेंज को डिनोट करने के लिए हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं, जिस सिंबल के बारे में मैंने कहा था डेल्टा। इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा के बारे में मैंने आपको ये कहा था कि डेल्टा का यूज हम लोग लार्ज भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि सिग्निफिकेंट चेंज को दिखाने के लिए करते हैं। सिग्निफिकेंट चेंज का मतलब ये हुआ ऐसा चेंज जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ऐसा चेंज जिसको आपको जिसको आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। तो मतलब ये वो चेंज है जिसको आपको निगलेक्ट नहीं कर सकते, है ना, ठीक ठाक अमाउंट में, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि एक और चेंज होता है जो कि बहुत छोटा होता है, जिसको हम लोग कहें तो इनसिग्निफिकेंट चेंज। इनसिग्निफिकेंट चेंज मतलब एकदम छोटा, जितना छोटा सोच सकते हो, जितना छोटा सोच सकते हो उतना छोटा चेंज, है ना। वेरी 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 स्मॉल, टेंड्स टू जीरो। ऐसे चेंज को दिखाने के लिए, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, तो मान लो नेग्लेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं। अगर आप कहीं नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो तो उसको दिखाने के लिए कोई सिंबल तो यूज करोगे, और वो सिंबल जो होगा बच्चों आज उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो इस इंग्लिश के लेटर से आप दिखा सकते हो। इसको बोलते हैं डी, है ना। ये सिंपल डी है, तो डी डेल्टा की जगह आज हम लोग यूज करेंगे डी। क्लियर है? तो डी के बारे में सबसे पहले हम लोग लिख दें यहां पे कि डी की बात अगर चलेगी तो डी जो है इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरी वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटे से चेंज को दिखाने के लिए, यानी इनसिग्निफिकेंट मतलब कि जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, इनसिग्निफिकेंट चेंज को दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो देखो, जब कभी भी डी किसी के आगे आ जाए, अब जैसे मान लो डी वी लिखा हुआ, डी वी, अब वी फॉर वेलोसिटी, तो डी वी जो हो गया बच्चों, दिस इज वेरी स्मॉल वेलोसिटी,
ठीक है ना, वेरी स्मॉल वेलोसिटी। मान लो अगर किसी की इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, किसी की इनिशियल रफ्तार है चाल, जिसको वेग बोलते हैं हिंदी में, इनिशियल वेलोसिटी है VII फॉर इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी है बच्चों मान लो 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये वेलोसिटी में चेंज आया, तो कोई पूछेगा ये छोटा चेंज आया या बड़ा चेंज आया, तो सीधी सी जवाब होगी कि भाई 3 to 6 हो जाना कोई छोटा चेंज नहीं है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा V, और डेल्टा V हमारा VF माइनस VI हो जाएगा, जो कि आपका 6 - 3 जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी हो 3 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी हो बच्चों 3.000, जब तक नहीं थको तब तक जीरो लगा दो, इतना मीटर पर सेकेंड। अब खुद देखो कि इनिशियल वेलोसिटी 3 है और फाइनल 3.00000, तो ऐसे केस में आपको, ऐसे केस में VF माइनस VI को शो करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा किससे, DV से। तो DV का मतलब समझ में आया। तो इसी को हम लोग आगे चल के कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में D का वहां पे यूज होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये चीजें ऐसे ही नहीं बताई जा रही है, हर चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने पहले ही बोला कि मैथमेटिकल टूल को अच्छे से समझने के लिए आपको इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को अच्छे से देखना होगा। तो बच्चों यहां पे DV जो है हो गया, ये वेरी स्मॉल चेंज की बात हो गई। मतलब कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो DP, तो DP हो गया वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। P से हम लोग मोमेंटम को दिखाते हैं। मोमेंटम मतलब हिंदी, मतलब मोमेंटम का हिंदी होता है बच्चों संवेग। तो इस तरीके से D का यूज आप बहुत छोटे या इनसिग्निफिकेंट चेंज को दिखाने के लिए कर सकते हो। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों एक बात और समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तो आपने देखा डेल्टा और D, डेल्टा से आपने चेंज को दिखाया, मतलब कौन से चेंज को, सिग्निफिकेंट, और D से आपने इनसिग्निफिकेंट चेंज को दिखाया। लेकिन बच्चों D का एक और यूज है, ये समझने वाली बात है। D जो है एक और इस्तेमाल में आता है, और वो क्या है सो समझो। जैसे मान लो कि अगर ये एक रॉड ड्रॉ करते हैं, रॉड मतलब कोई भी आयरन रॉड है, मान लो ये, अब इसकी लेंथ जो है, इसकी जो लेंथ है वो L इक्वल्स टू मान लो 10 मीटर है ना, इसकी जो लेंथ हो गई 10 मीटर। ऐसे हमने दिखा दिया, आप समझो अभी मैं जो बता रहा हूं। अब इसकी लेंथ आपकी 10 मीटर है। अब अगर देखो इसी रॉड में से इसके एक बहुत छोटे से पोर्शन की बात करें, बहुत छोटे से पोर्शन की बात करें, मतलब मान लो हमने रॉड को ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक है, रॉड को इस तरीके से ड्रॉ किया, और इसके बहुत छोटे से पोर्शन की बात करें, इतना छोटा सा पोर्शन कट किया हमने। अब ये बोर्ड पे आपको अभी भी दिख रहा होगा कि सर ठीक है छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, तो मैं उतना छोटा बना भी नहीं सकता। आप अपने मन में सोचो कि ये जो दिख रहा है इसको और 1 मिलियन टाइम्स छोटा कर दो, मतलब इसको मान के चलो मिलियन मतलब करोड़ गुना छोटा कर दो, इतना मान के चलो। तो अगर उतना छोटा रॉड कट करोगे तो कहने का मतलब है उसकी जो लंबाई होगी, उसकी लंबाई, उसका जो लेंथ होगा वो तो बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल। इसको मैथमेटिकल सिंबल में लिख सकते हैं L टेंड्स टू 0। देखो ये अगर एरो लगा देना, इस एरो का मतलब होता है टेंड्स टू, इस एरो का मतलब होता है, इस एरो का मतलब होता है टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब होता है कि 0 नहीं हुआ है, लेकिन 0 से थोड़ा ही बड़ा है। अगर 0 नहीं हुआ है तो इसका मतलब है 0 से थोड़ा बड़ा है। L इक्वल्स टू अगर 0 कर देते तब तो 0 हो जाता, लेकिन 0 के लगभग। तो ऐसे छोटे से लेंथ को दिखाने के लिए अब क्या करेंगे, या तो हम इसको L टेंड्स टू 0 लिखें,
या इससे बेहतर है कि इसकी लंबाई को दिखाने के लिए हम लोग dl का इस्तेमाल कर दें। ये dl हो गया। तो अब यहां d जो यूज हुआ, d का मतलब ये नहीं बोल सकते हो कि चेंज इन लेंथ, नहीं, यहां चेंज इन लेंथ का मतलब नहीं है। यहां dl का मतलब हमने ये लिया है कि जो लंबाई हमने यहां कंसीडर किया है ये बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही छोटा है। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर लेंथ बड़ा रहता तो L का यूज करते, ठीक है ना। तो डेल्टा जो है, डेल्टा का एकमात्र यूज है आपका सिग्निफिकेंट चेंज को दिखाने के लिए, लेकिन D का, यानी D का दो यूज हो गया। एक तो बहुत छोटे से चेंज को दिखाने के लिए, जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया, इसके पहले बताया dV और dP के बारे में, और साथ ही साथ D जो है वो बहुत छोटे से मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करने में यूज आता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे। क्लियर है? तो हम लोग यहां पे और भी इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे कहीं DM लिखा हुआ हो तो ये हो जाएगा वेरी स्मॉल मास, वेरी स्मॉल मास। जैसे ये रॉड की बहुत छोटी सी लंबाई होगी तो छोटे से लंबाई में मास भी बहुत छोटा सा होगा, तो उस छोटे से मास को बोलेंगे वेरी स्मॉल मास। फिजिक्स में जब कभी मैं लिखूं DQ तो DQ मतलब छोटा सा चार्ज। फिजिक्स में Q से चार्ज को दिखाते हैं, ये 12th में आएगा हम लोग को। Q से किसको दिखाते हैं बच्चों? चार्ज को। तो DQ का मतलब हो गया वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पे आप देख सकते हो कि आपको यहां पे आप देख सकते हो कि D का इस्तेमाल हम लोग स्मॉल क्वांटिटी के लिए, स्मॉल चेंज नहीं लिखा मैंने, तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं क्लियर कट कि D इज ऑल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट very small magnitude of physical quantity, ठीक है ना। तो उसमें आप ये भी याद रख सकते हो। हालांकि डेल्टा का तो यूज करने, डेल्टा का सिर्फ चेंज के लिए होता है, लेकिन D का दोनों यूज होता है, ये आप याद रखेंगे। एक और एग्जांपल मैं लिख दूं जो आप याद रखना। अगर कहीं पे अगर आपको DQ लिखा हुआ, सॉरी DQ तो हो गया ना, अगर कहीं पे लिखा हुआ रहे DW, आप याद करो W से वर्क होता है, तो DW का मतलब बहुत छोटा सा चेंज इन वर्क नहीं होगा। वर्क में भी कोई चेंज नहीं आता। जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे, मैकेनिक्स का ही है, तो मैं आपको वहां बताऊंगा कि वर्क का चेंज क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। फिलहाल अभी याद रखना कि अगर W के आगे D लगा हुआ है तो इसका मतलब होगा वेरी स्मॉल वर्क डन, वेरी स्मॉल वर्क डन, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब देख सकते हो तुम यहां पे कि मैंने कुछ टर्म्स बोर्ड के ऊपर लिखा है। तो नेक्स्ट अपना यही है कि इन टर्म्स को समझना है, ठीक है। तो देखो अब यहां पे मैंने क्या क्या लिखा है। यहां पे मैंने लिखा है टाइम इंस्टेंट, यहां पे मैंने लिखा है टाइम इंटरवल और t=0 और स्टॉप वॉच। अब इन सब को मैंने क्यों लिखा है मैं अभी आपको ये समझाता हूं। देखो पूरे फिजिक्स में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यही करेंगे कि आपको फिजिकल प्रोसेस के बारे में बताएंगे, कोई फिजिकल फिनोमेनन के बारे में बताएंगे, कोई भौतिक घटना के बारे में बताएंगे। और जब आप किसी प्रोसेस को स्टडी कर रहे होते हो तो निश्चित तौर पे आप वहां पे एक टाइमलाइन बनाओगे। मतलब कि अगर मान लो किसी के मोशन को ही देखना है ना, तो मोशन को देखना है तो आप निश्चित तौर पे किसी के मोशन को जब स्टडी करने जाओगे तो आप ये देखोगे ना कि वो आदमी कब स्टार्ट किया चलना, कब तक वो चलता रहा, या कब तक वहां पहुंचने में कितना टाइम लगाया उसने। या अगर किसी का वर्क कैलकुलेट कर रहे हो कि कोई कार्य कर रहा है तो वर्क करने में कितना टाइम लगा, या कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रही होगी
तो आप ये भी पता करने की कोशिश करोगे कि आखिर करंट कितने टाइम तक फ्लो हुआ। तो मतलब कि फिजिक्स में टाइम जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है जो कि हर डिस्कशन में आएगा ही आएगा। तो इसलिए टाइम के कॉन्सेप्ट को समझाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम को समझो कि टाइम आखिर है क्या और टाइम कैसे हम लोग यहां कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग इसमें से इसको लेके चलते हैं, स्टॉप वॉच। फिजिक्स में जिस वॉच का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो जो वॉच होता है वो नॉर्मल वॉच की बात नहीं करते हैं। फिजिक्स में जो टाइम देखते हैं हम लोग वो इस तरीके से नहीं देखते कि 11 बजे से 1 बजे तक, 2 बजे से 6 बजे तक, ऐसे नहीं देखते। जो नॉर्मल हम लोग का डे टू डे लाइफ का जो आपका वॉच है, उस वॉच का डायरेक्ट वहाँ यूज नहीं होता है। स्टॉप वॉच आप जानते होंगे, आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके वॉचेस में भी ये ऑप्शन होता है। स्टॉप वॉच होता क्या है? स्टॉप वॉच में पहली बात है टाइम सेकेंड्स में दिखता है ना, टाइम वहाँ पे सेकेंड्स में दिखता है। वो बढ़ते बढ़ते मिनट में भी हो जाएगा, फिर मिनट के बाद आवर्स में भी हो जाएगा। और टाइम जो वहाँ पे सेट करते हैं वो हम लोग अपने हिसाब से करते हैं। जैसे ये जो नॉर्मल घड़ी जो डोमेस्टिक यूज में है, जो डे टू डे लाइफ में जिस वॉच का इस्तेमाल करते हो, उसके टाइम को आप सेट नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से उसमें टाइम नहीं चला सकते। जैसे मान लो अभी 8 बज रहे हैं या 8:30 बज रहा है, तो आप जो है इस टाइम को चाहोगे कि नहीं मैं अपने घड़ी में 9:30 बजवा लेता हूं, तो ठीक है आप चेंज करने को कर लोगे, लेकिन वो आपका रॉन्ग टाइम होगा। क्योंकि जो हमारा कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, वो हर कंट्री का क्लॉक आपका फिक्स्ड है। तो आपकी घड़ी अगर आपके कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से चल रही है तो ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से नहीं चल रही है तो फॉल्स है। लेकिन स्टॉप वॉच का कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है। स्टॉप वॉच जो होता है वो पर्सनल, वो आपकी घड़ी हुई, आप अपने हिसाब से किसी के लिए टाइम फिक्स कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि यहां जो हम लोग स्टॉप वॉच यूज इसलिए करेंगे क्योंकि हर व्यक्ति, हर ऑब्जर्वर का अब देखने का अपना एक नजरिया होगा। मतलब कि हम लोग यहां पे अभी इसके बाद एक टर्म मैं और लेके आऊंगा, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उससे पहले मैं आपको यहां टाइम को बता रहा हूं। तो मैं जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा कि फिजिक्स के हर एक फिनोमेनन को ऑब्जर्व करने के लिए यू नीड एन ऑब्जर्वर। ठीक है, एक ऑब्जर्वर चाहिए ही चाहिए होगा, और वो ऑब्जर्वर जो चाहिए होगा वो अपने हिसाब से टाइम फिक्स करेगा, इसलिए उसको स्टॉप वॉच देना होगा। समझ में आ रही है बात? स्टॉप वॉच क्या है? क्लियर है? चलो, तो इसमें हम लोग स्टॉप वॉच के बारे में ये समझ गए कि ये वो घड़ी है जिसकी जो टाइमिंग है वो हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसका टाइमिंग, स्टॉप वॉच की जब भी टाइमिंग शुरू होती है, आप अपने मोबाइल फोन में या वॉचेस में देखे होंगे, वो 0 से शुरू होती है। कब से? 0 से। ठीक है, अभी उस पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन पहले हम लोग इन 2 टर्म को डिस्कस कर ले जो ऊपर में मैंने लिखा है। एक है टाइम इंस्टेंट और दूसरा है टाइम इंटरवल। अब इसको आप थोड़ा अच्छे से समझो कि टाइम इंस्टेंट क्या है और टाइम इंटरवल क्या है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इसे समझ लेंगे तो फिजिक्स में आपको बहुत आसानी होगी आगे आपको स्टडी करने में। सबसे पहली बात, मैं टाइम इंस्टेंट की बात करता हूं। टाइम इंस्टेंट जो है बच्चों, ये किसी खास मोमेंट को बोलते हैं, किसी खास टाइम को बोलते हैं। अब जैसे देखो, मान लो कि अगर मेरे घड़ी में अभी 8:30 AM हो रहा है ना, तो ये मैंने जो कहा कि 8:30 और ये AM है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अब ये 8:30 एक मोमेंट है, एक खास टाइम है। पूरे 24 घंटे में सुबह के 8:30 बजे एक बार ही आएगा। ठीक है ना, एक बार ही आएगा, वो बार बार नहीं आएगा। अब मान लो कि किसी ने 8:30 बजे से अपने पढ़ाई शुरू की और 10:30 तक अपनी पढ़ाई को जारी रखा, तो यहां से यहां तक। तो बच्चों ये दोनों जो टाइम है, ये टाइम और ये टाइम, ये दोनों इंस्टेंट कहलाएगा। ये दोनों क्या कहलाएगा? इंस्टेंट। टाइम इंस्टेंट, पूरा बोले तो टाइम इंस्टेंट, टाइम इंस्टेंट। तो किसी ने मान लो अपनी पढ़ाई
8:30 से लेके 10:30 बजे तक की। तो ये 2 टाइम इंस्टेंट के बीच उसकी पढ़ाई हो गई। अब इसके बीच में अगर कोई पूछे कि टोटल कितना टाइम उसने खर्च किया है अपने पढ़ाई के ऊपर, तो आप यही बोलोगे ना कि बहुत सिंपल है सर, 10:30 में से 8:30 को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये आपका निकल के आएगा 2 आवर्स, 2 घंटे। तो ये जो 2 घंटा इन दोनों के बीच का जो गैप निकल के आया बच्चों, ये कहलाएगा टाइम इंटरवल। ये क्या कहलाएगा? टाइम इंटरवल। दिस इज नोन एज टाइम इंटरवल। अब आई थिंक कि आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि टाइम इंस्टेंट एक खास इंस्टेंट को बोलते हैं, एक खास टाइम को बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम को बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट को बोलते हैं, और 2 इंस्टेंट के बीच के गैप को, डिफरेंस को क्या बोलते हैं? टाइम इंटरवल। और यहां भी सीधा ये बोल सकते हो कि टाइम इंटरवल इंस्टेंट में चेंज को बोलते हैं। कहोगे चेंज कैसे हुआ? तो जो टाइम बाद में आया उसको आप फाइनल टाइम बोलोगे। यहां तक उसने पढ़ाई की है, यहां से उसने पढ़ाई शुरू की है, तो इनिशियल और फाइनल इंस्टेंट के बीच के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरवल। इंस्टेंट की जानकारी देने से एग्जैक्ट आप खास जान पाते हो कि उसने कब पढ़ाई शुरू की, कब पढ़ाई खत्म की। लेकिन अगर मैं बोल दूं सीधा, मान लो इंस्टेंट की मैं जानकारी ना दूं, आपको बोल दूं कि उसने 2 घंटे पढ़ाई की है, ये इंफॉर्मेशन बहुत कंप्लीट नहीं है, बहुत सफिशिएंट नहीं है आपको उसके बारे में एग्जैक्ट बताने के लिए। कहोगे क्यों? तो देखो, ये जो 2 घंटे का गैप है, ये 2 बजे से 4 बजे के बीच में भी हो सकता था, 6 से 8 के बीच में भी हो सकता था, 7:45 से 7:45 के बीच में भी हो सकता है, इवनिंग में, रात में भी हो सकती है, 10 से 12, कुछ भी हो सकता था। तो 2 घंटे इंटरवल से आपको बस ये पता लगता है कि कितना टाइम खर्च हुआ है। आपको पर्टिकुलर उस एग्जैक्ट उस प्रोसेस के बारे में पता तभी चलेगा जब आप इंस्टेंट की जानकारी रखोगे। आ रही है बात समझ में? तो ये इंस्टेंट का हिसाब किताब है और इंटरवल हो गया दोनों के बीच का गैप का। तो जब भी आएगा इंस्टेंट इंटरवल, आप समझ जाना। ये किसी ने कहा कि मैं 6 घंटे तक अपने मूवमेंट को मैंने परफॉर्म किया, मैं 6 घंटे तक दौड़ता रहा, तो 6 घंटे तक दौड़ता रहा तो 6 आवर क्या है? इंटरवल है या इंस्टेंट है? तो इंटरवल है। 6 घंटे तक दौड़ा, लेकिन कब दौड़ना शुरू किया, कब खत्म किया, ये तुम्हें नहीं पता। किसी ने कहा कि उसकी एज 60 ईयर्स है, ये भी एक इंटरवल है। 60 ईयर, 60 साल, ये एक इंटरवल है। 60 ईयर्स इंटरवल है, क्योंकि अब अपने को पता नहीं कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, वो कब तक जिंदा रहा। मतलब मान लिया कि मैंने जैसे बताया कि हिस्ट्री में एक राजा हुए थे जो टोटल 60 साल जिंदा रहे, तो ठीक है, 60 ईयर उनकी टोटल लाइफ टाइम हुई, लेकिन ये एक इंटरवल हुई। अब वो राजा कब पैदा लिए, कब मरे, ये नहीं पता आपको। अगर मैं बोल दूं कि नहीं, वो 1850 में पैदा लिए, ठीक है, 1910 में मर गए, तो 1850 जो हो गया वो खास टाइम हो गया, वो इंस्टेंट हो गया। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो ये डिफरेंस है इंस्टेंट और इंटरवल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सब लोग लिखेंगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं। फिर कहोगे ये t=0 क्या है सर? टाइम 0 का मतलब क्या हुआ? तो बच्चों t=0 जो है, ये एक प्रकार का आपका इंस्टेंट है। तो ये कौन सा इंस्टेंट है? t=0 टाइम इंस्टेंट। ये कौन सा इंस्टेंट? ये वो इंस्टेंट है जब ऑब्जर्वर ने अपने स्टॉप वॉच को ऑन किया, क्योंकि स्टॉप वॉच में पहला टाइम इंस्टेंट जो होता है वो 0 ही होता है। कोई भी ऑब्जर्वर जब अपने स्टॉप वॉच को ऑन करेगा तो पहला टाइम जो शो होगा वो t=0 होगा। तो t=0 इज द फर्स्ट इंस्टेंट जब ऑब्जर्वर ने पूरे प्रोसेस को देखना शुरू किया। अब इसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं t=0 के बारे में, अब वो सारा चीज मैं अभी क्लियर करूंगा आपको। पहले मैं एक काम करता हूं, आपको इंस्टेंट और इंटरवल का डेफिनेशन में लिख देता हूं, ठीक है, फिर वो t=0 के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो बच्चों यहां पे देखो, अब हमने लिख दिया यहां पे टाइम इंस्टेंट के बारे में, इट इज पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम के किसी खास वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम इंस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया? खास, है ना, किसी खास वैल्यू को पर्टिकुलर बोलते हैं। दूसरा है टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल, इट इज टाइम गैप।
टाइम डिफरेंस या टाइम गैप बिटवीन इनिशियल इंस्टेंट एंड फाइनल इंस्टेंट। इनिशियल इंस्टेंट और फाइनल इंस्टेंट का मतलब तो समझ गए, जब से देखना शुरू किया मोशन को और जब तक देखता रहा। तो जब से देखना शुरू किया वो इनिशियल हो गया और जब तक देखता रहा वो क्या हो गया आपका फाइनल। तो इनिशियल इंस्टेंट और फाइनल इंस्टेंट, और जो टाइम गैप है दैट इज डेल्टा टी, ये हो गया आपका TF माइनस TI, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दिस इज टाइम गैप। ओके, अब अगर बड़ा गैप है तो डेल्टा टी से दिखाएंगे जैसा कि हम लोग सीख चुके हैं, और अगर छोटा गैप है, बहुत छोटा गैप है, तो dt से दिखाएंगे, और ये हो जाएगा वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, dt का मतलब। तो इसको राइट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो और इसे लिख लो। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग t इक्वल टू 0 के बारे में, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये वो टाइम है जब ऑब्जर्वर ने, ऑब्जर्वर मतलब जो मोशन को देखने के लिए आया। अभी मैं बार बार मोशन को देखने की बात इसलिए कर रहा हूं कि वो आपको बहुत आराम से समझ में आएगी। ऐसे t इक्वल टू 0 बहुत हर जगह लेते हैं। मान लो कि अब जब हम लोग 12th में जाएंगे वहां पे सर्किट्स पढ़ेंगे, तो वहां सर्किट को जब ऑन करते हैं तो उसको भी t इक्वल टू 0 बोलेंगे। तो t इक्वल टू 0 का मतलब हुआ जब ऑब्जर्वर यानी जो मोशन को या जो किसी भी फिजिकल फेनोमेनन को देखने के लिए गया, वो अगर मोशन को जिस टाइम पे देखना शुरू करेगा वो टाइम जो है आपका वो कहलाएगा t इक्वल टू 0, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 स्टॉप, क्योंकि जैसे ही वो जाएगा जैसे मान लो तुमने मेरे को कहा कि भाई चलो तुम जाके देखो कि वो कार कैसे मूव कर रही है। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो सबसे पहले एक काम करूंगा कि मैं अपने स्टॉप वॉच को ऑन करूंगा, और स्टॉप वॉच को ऑन करने के बाद जो पहला टाइम उसमें शो होगा वो होगा t इक्वल टू 0। तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 वो टाइम है जब ऑब्जर्वर ने मोशन को देखना शुरू किया। अब यहां पे अब आपको मैं अलर्ट करता हूं कि एक चीज देखो, कई लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि t इक्वल टू 0 वो टाइम है जब वहां पे कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल, अब देखो मैं बार बार यहां पार्टिकल वर्ड यूज करूंगा, बॉडी बोलूं, पार्टिकल बोलूं, इन सभी का मतलब तुम लेना, किसी कार, बस, ट्रक, ट्रेन, किसी भी चीज को हम लोग पार्टिकल बोल सकते हैं, पार्टिकल बोल सकते हैं, बॉडी बोल सकते हैं। तो जब हम लोग किसी बॉडी को देखने के लिए गए, उसका मोशन, तो उस समय अपने जैसे ही मैंने देखना शुरू किया, पहले मान लो कि मेरी आईज क्लोज थी, अब जैसे ही तुमने कहा कि ओपन अप मतलब अब मोशन को देखने लगो, तो मैं अपने स्टॉप वॉच को ऑन करूंगा और उसमें सबसे पहला टाइम t इक्वल टू 0 दिखेगा, और उस समय वो कार हो सकता है रेस्ट में हो और हो सकता है मूव भी कर रही हो, क्योंकि कार को आपसे मतलब नहीं है, कार तो खुद चल रही है। जैसे मान लो कि रोड पे ढेर सारी, जैसे मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, मान लो कि ये रोड पे एक कार है ना, छोटी सी कार मैं यहां बना देता हूं कार नहीं, कोई भी बॉडी मान लो, ठीक है। अब कार तो दिख नहीं रहा लेकिन आप मान लो, तो मान लो कि ये ऑब्जर्वर है, ये तुम हो यहां पे। अब तुमने जैसे ही इसको देखना शुरू किया, तो ऐसा नहीं है कि ये आपका वेट कर रहा था, हो सकता है कि जब आप देख रहे हो उस समय ये मूव कर रहा हो 2 मीटर पर सेकेंड से, ये कहीं इधर से आ रहा होगा और फिर जा रहा होगा। लेकिन आपके लिए जैसे ही आपने इसको देखना शुरू किया तो आप बोलोगे t इक्वल टू 0 पे, और इस जगह का नाम रख देते हैं b, है ना, b है, फिर इसका नाम c रख देंगे, फिर d रख देंगे। तो हम यही बोलेंगे कि t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल जब भी बोले तो समझना कार, बस, ट्रक, कुछ भी, उसको हम लोग पार्टिकल बोलते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल कहां पे था बच्चों, तो b पे था, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो t इक्वल टू 0 पे ये मूव कर रही थी, ठीक है। इसका ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम देखो उस समय ही वो चलना शुरू करे, तो हो सकता है रेस्ट में भी हो सकता है। तो ये कह देना कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल रेस्ट में ही होगा, गारंटी देना गलत है। t इक्वल टू 0 का एकमात्र मतलब यही लेना है तुमको, ये वो टाइम है जब से ऑब्जर्वर ने मोशन को देखना शुरू किया, और उस समय पार्टिकल मूव भी कर सकती है, मूव नहीं भी कर सकती है, ये डिपेंड करेगा अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है ना। ऐसा भी होगा कि आप देखने जाओगे पार्टिकल रेस्ट में, ऐसा भी होगा कि आप देखने जाओगे पार्टिकल मूव कर रही है। क्लियर है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे यहां पे कि इट इज द, जब भी t इक्वल टू 0 देखेंगे तो यही दिमाग में आना चाहिए,
इट इज द टाइम इंस्टेंट, ये वो टाइम इंस्टेंट है, इंस्टेंट व्हेन ऑब्जर्वर starts observing the motion, at this instant, इस instant पे, at this instant body may be or may not be, body may be or may not be at rest। ठीक है ना, बॉडी रेस्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसा कि यहां पे एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देख सकते हो कि एट t इक्वल टू जीरो पे कार जो है, कार वॉज एट बी, कार बी पे था, एंड मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो t इक्वल टू जीरो का एकमात्र मतलब है बच्चों कि ये वो टाइम है जब ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया, और इस समय बॉडी रेस्ट में हो भी सकती है, नहीं भी। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब एक पॉइंट यहां पे हम लोग देखते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। बात भी सही है, टाइम नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन अब केवल टाइम बोलने से तो बात चलेगी नहीं, क्योंकि अब आपको मैंने कहा कि टाइम सिर्फ मत बोलो। टाइम में दो चीज हो गया, एक टाइम इंटरवल हो गया और एक टाइम इंस्टेंट हो गया। तो टाइम इंटरवल और टाइम इंस्टेंट, ओके। अब इन दोनों में कौन नेगेटिव नहीं होता है, या दोनों नेगेटिव नहीं होते हैं, या दोनों में से कोई एक नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है ना। पहले आप सिर्फ टाइम बोलते थे, लेकिन अब आपको यह फर्क करना पड़ेगा कि टाइम क्या है और टाइम इंटरवल क्या है। ठीक है ना। तो मैं यहां आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगा और वो उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, जो आपको शुरू में थोड़ा सा चौंकाने वाला लगेगा, लेकिन आपको मैं उसको तसल्ली से समझा दूंगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं लिख दे रहा हूं, टाइम इंस्टेंट मे बी पॉजिटिव तो होता ही है, पॉजिटिव। जीरो भी होता है, जैसा कि t इक्वल टू जीरो देखे, पॉजिटिव कॉमा जीरो एंड नेगेटिव। अब ये चीज आपको थोड़ा सा अजीब साउंड करेगी कि आखिर ऐसे कैसे हो गया कि टाइम इंस्टेंट नेगेटिव कैसे हो गया। तो टाइम इंस्टेंट में बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, और साथ ही साथ बट टाइम इंटरवल will never be negative। टाइम इंटरवल नेगेटिव नहीं होगा, वो आपका पॉजिटिव या जीरो ही हो सकता है। अब कहोगे ये क्या बात हुई। अब आपने पहले क्या सुना है, पहले आपने यही सुना है कि टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं होता है। तो आपने जो पहले टाइम के बारे में सुना है, दरअसल आप टाइम इंटरवल की बात करते होंगे, है ना। लेकिन अब आपको पता है कि टाइम इंटरवल और टाइम इंस्टेंट में फर्क है, और दोनों के लिए अलग अलग बात होनी चाहिए। अब सवाल है कि आखिर टाइम इंस्टेंट नेगेटिव कैसे होता है। इसको मैं 2-3 एग्जांपल से भी तुरंत समझा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले देखो, जैसे कि अगर आप अभी टाइम की बात करोगे, मैं आपको ईयर के हिसाब से ही लेके चलता हूं। मान लो कि अभी 2021 है ना, 2021, ओके। तो 2021 है, तो आज से 2000 साल, सबसे आसान काम करते हैं, चलो 2021 नहीं, मान लेते हैं कि अभी
जो डेट है अपना बच्चों वो 2000 है, 2000 कभी हुआ था ना अपना, 2000 मान लो है। यहां से 1000 साल पहले क्या टाइम रहा होगा, तो 1000। फिर उससे 1000 पहले क्या रहा होगा, तो 0, है ना, 0 0 0, 4 0 लगा दो। क्लियर। तो 2000 से 1000 साल पहले 1000, उससे 1000 साल पहले 0 0। और ये जो टाइम था कैलेंडर में, इसी टाइम में आपका क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जो हम लोग नॉर्मल अपना जो कैलेंडर चलता है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था बच्चों, क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था, उस साल को हम लोग बोलते हैं 0 0। और वहां से अगर 2000 साल बीत गए तो हो गया 2000। 2001 साल बीतेगा तो 2001, 2002, 2020, 2021, इस तरीके से 2022, 23, इस तरीके से टाइम अब बीतता चला जा रहा है। अब जब सोचने वाली बात है कि तो क्या ईसा मसीह के पहले दुनिया नहीं थी क्या? बिल्कुल होगी, दुनिया तो होगी। आखिर ह्यूमन का आया हुआ, अर्थ का आया हुआ, सोलर सिस्टम का आया हुआ तो बहुत अरबों साल पहले का है। तो अगर हम हिस्ट्री में अगर मान लो कि 2000 से 2000 साल पहले 0 0 बोल रहे हैं, तो यहां से 500 साल पहले, 500 ईयर पहले क्या बोलेंगे फिर? तो टेक्निकली उसको तुम बोलोगे -500। अब समझ में आया ये माइनस कैसे आ गया? तो ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले को -500। लेकिन हिस्ट्री में क्या करते हैं, हिस्ट्री की जब बुक पढ़ोगे तो वहां इस मैथमेटिकल साइन माइनस का यूज नहीं करते। वहां इस माइनस के बजाय कर दिया गया BC, बिफोर क्राइस्ट। और इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर लिखना होगा तो -500 करेंगे। तो अब आपको समझ में आई बात कि 0 0 कहां अज्यूम करना है, ये तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने अगर 0 0 यहां मान लिया तो यहां के बाद के इंस्टेंट को हमने पॉजिटिव कर दिया और यहां के पहले के इंस्टेंट को नेगेटिव कर दिया। तो इस तरीके से टाइम इंस्टेंट नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है? ईसा मसीह के पहले के सारे ईयर्स नेगेटिव में ही है, सारे इंस्टेंट नेगेटिव में। लेकिन इंटरवल अगर देखोगे तो वो तब भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इंटरवल हमेशा बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल होता है। मान लो कि अगर इन दोनों के बीच का गैप अगर कोई पूछेगा तो पहले आप सोचो, पहले कौन सा टाइम होगा, -500 या 0 0? तो ऑब्वियसली 0 0 बाद में आएगा, -500 पहले आएगा। तो 0 0 में से -500 सब्ट्रैक्ट करोगे तो +500 ही आएगा। या फिर 0 0 और 1000 में ये आपका बाद में आएगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस ही आएगा। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हो इंटरवल निकालने के लिए, क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ता रहता है। तो टाइम अगर बढ़ता रहेगा तो इधर वाला फाइनल होगा और पहले वाला इनिशियल होगा। तो इसलिए टाइम इंस्टेंट भले ही नेगेटिव हो जाए, लेकिन टाइम इंटरवल हर हालत में आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। आई बात समझ में? अब इसको हम लोग फिजिक्स में कैसे अप्लाई करें? ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब बच्चों एग्जाम्पल एक फिजिक्स में देखते हैं। मान लो कि ये आपका कहीं पे इस तरीके से हमने एक पाथ ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे एक ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर ने जब मोशन को देखना शुरू किया, उस समय ये जो कार थी वो आपका पॉइंट P पे था। कहां पे था? P पे। तो जिस समय उसने देखना शुरू किया उस टाइम को उसने कह दिया t = 0। क्लियर? फिर उसके बाद 2 सेकेंड और बीत गया तो ये Q पे था। ठीक है, ये t = 2 सेकेंड, कार चलती चली जा रही है। फिर ये Q के बाद मान लो R कोई पोजीशन है, यहां पे ये कब पहुंचा? ये पहुंचा t = 4 सेकेंड्स पे। तो इस तरीके से ये मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन मान लो ये तो ऑब्जर्वर अभी रोड पे आया, कार तो कहीं से चलती हुई आ रही होगी। जब इसने पहली बार देखा तो इसको P पे नजर आया कार, तो उसने उस टाइम को कर दिया t = 0, जैसा कि तुम देख रहे हो। लेकिन एक बात सोचो, इसके देखने के 2 सेकंड पहले भी तो कार कहीं होगी, अगर कार कहीं से चलती आ रही है तो
तो मान लो उस समय ये कार, जैसे इधर पी क्यू आर एस है, यहाँ एस में बना देता हूँ, एस यहाँ पे, और उसके 2 सेकंड पहले भी कहीं होगी कार, तो यहाँ मैं बना देता हूँ पी क्यू आर एस, ठीक है, इसको कुछ और नाम दे दो, एम दे दो। तो कहने का मतलब है कि ये कार एम से चलती हुई आर तक गई है, और आपने यहां से अगर देखना शुरू किया तो ये टाइम तो 0 to 4 हो गया, लेकिन आपके देखने के 2 सेकंड पहले ये कार अगर यहां पे थी, तो अब इस टाइम को हम क्या लिखें? सीधी सी बात है, इस टाइम को हम लिखेंगे -2 सेकेंड्स। आ रही है बात समझ में? -2 सेकेंड्स का मतलब ये हुआ कि ये वो टाइम इंस्टेंट है जो आपके देखने से पहले का है, और फिर यहां पे m पे 2 सेकेंड और पहले कर दो, तो ये क्या कर देंगे हम लोग, -4 सेकेंड। तो इस तरीके से आप नेगेटिव टाइम, तो सीधी सी बात है, नेगेटिव टाइम इंस्टेंट का मतलब ही होगा ये वो टाइम इंस्टेंट है जो ऑब्जर्वर के देखने से पहले का है। लेकिन अगर इंटरवल की बात करोगे तो इंटरवल में तो हमेशा टाइम के हायर वैल्यू में से लोअर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो बाद में आता है। तो जैसे देखो, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, 2 में से 0 घटाओगे 2 आएगा, 0 में से -2 घटाओगे तो 2 ही आएगा, -2 में से -4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपका यहां पे जो आप देख रहे हो, इसमें आप कह सकते हो कि टाइम इंटरवल, कोई भी इंटरवल निकाल दो, कोई भी टाइम इंटरवल निकालोगे वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन टाइम इंस्टेंट यहां हर एक प्रकार का मैंने लिख दिया है, चाहे वो नेगेटिव हो, 0 हो या पॉजिटिव हो। और नेगेटिव टाइम का मैं मीनिंग यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं नेगेटिव टाइम इंस्टेंट्स आर दोज इंस्टेंट्स, ये वो इंस्टेंट्स हैं, नेगेटिव टाइम इंस्टेंट्स आर दोज इंस्टेंट्स which occur before observer starts observing. Observer starts ऑब्जर्विंग। अब मैंने यहां छोटा छोटा लिख दिया, आप लिख लेना सही से। तो बच्चों इसका मतलब हो गया नेगेटिव टाइम इंस्टेंट्स आर दोज इंस्टेंट्स विच अकर मतलब जो होता है, विच अकर बिफोर ऑब्जर्वर स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब इसका हिंदी जानने का प्रयास मत करो। जो चीज तुम फर्स्ट टाइम सुनो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको भी लैंग्वेज की दिक्कत है। वो जो वर्ड उसने पहले 9th-10th में सुना है उसका हिंदी इंग्लिश जानो, क्योंकि तब आप रिलेट कर पाओगे कि आपने 9th-10th में क्या सुना था उसके बारे में। अब ये टर्म आपके सामने पहली बार आया, तो जो पहली बार आया उसको अभी समझो, ठीक, उसका हिंदी जान के क्या करोगे? क्लियर है? तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक टर्म है, इसका बहुत बार हम लोग यूज करेंगे। इसके बारे में डिटेल जो जानकारी है वो आपको मैं न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में और मोशन वाले चैप्टर में तो दूंगा ही, लेकिन यहां भी कुछ इसके बारे में आप जान लो। फिजिक्स में जब कभी भी आप किसी प्रोसेस को स्टडी करने जाते हो तो देखो भी एक चीज बार बार बात आ रही है कि एक ऑब्जर्वर चाहिए होता है। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ अब यह भी समझ में आ गया है कि ऑब्जर्वर को हर चीज जो डिस्कस करना होता है वो टाइम के फ्रेम में डिस्कस करना होता है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट करने का मतलब के सापेक्ष में, कि कितने बजे वो कहां पे था, फिर इतने बजे ये हुआ, इतने बजे वो हुआ, है ना। टाइम की जानकारी देनी होती है, तो टाइम के लिए उसके पास स्टॉप वॉच होना चाहिए। तो देखो कभी भी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है एक इंतजाम है, एक इंतजाम है किस चीज के लिए? किसी प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। तो उसमें क्या क्या आ गया? उसमें एक आ गया ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर चाहिए होगा, फिर उसके पास एक घड़ी भी होनी चाहिए, वो भी स्टॉप वॉच।
लेकिन इसके अलावे जो दो और इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सिस और कोऑर्डिनेट। देखो बात समझो, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो कि अगर मेरे को ये बताना हो कि पार्टिकल P है, एक पार्टिकल जब भी बोलें तो कार बस ट्रक समझना, एक पार्टिकल P यहां से मूव करके यहां गया मान लो। अब इसको आप फिजिक्स में कैसे बताओगे, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हर एक चीज का गली मोहल्ले, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स, कंट्री, स्टेट सब कुछ है, सबका नोमेनक्लेचर है ना, सबका नाम रखा हुआ है कि आप मुंबई से चल के दिल्ली गए, दिल्ली से चल के पटना आए, है ना, इस तरीके से है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिजिक्स में क्या ऐसे जगह के नाम होते हैं, क्या नहीं होते। तो फिजिक्स में लोकेशन, किसी चीज की लोकेशन कौन कहां पे है, ये कैसे पता करेंगे। तो बच्चों इसके लिए हमें डेवलप करना पड़ेगा एक एक्सिस सिस्टम, है ना, एक एक्सिस सिस्टम। जब कभी भी हम लोग यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे मान लो कि अगर किसी ऑब्जर्वर को, देखो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ने स्टॉप वॉच पहना होगा और तुरंत उसने क्या किया कि दो एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस एरिया का उसने इस तरीके से दो एक्सिस बना के डिवीजन कर दिया। अब वो कह सकता है बच्चों कि P जहां ये जो पॉइंट है जिसका नाम P अभी हमने रखा है, ये इसकी जो जानकारी है वो किस रूप में देगा। तो वो कहेगा कि P जो है, P आपका मान लो ये x एक्सिस पे अगर ये 2 पे कट कर रहा है और y पे 6 पे कट कर रहा है। आप कोऑर्डिनेट देखना जानते हो, वो हम लोग सीखेंगे, ग्राफ में भी सीखेंगे, और थोड़ी बहुत जानकारी है तो देख लो। मान लो कि x एक्सिस पे हमने इस तरीके से मार्किंग कर दिया मीटर्स में, y एक्सिस पे भी मार्किंग कर दिया, तो इस तरीके से P का कोऑर्डिनेट हो गया 2,6। तो वो बोल सकता है बच्चों कि ये ऑब्जर्वर कहेगा कि पार्टिकल P पे है और अपने स्टॉप वॉच में मान लो उसके स्टॉप वॉच में भी T1 टाइम हो रहा है, T1 टाइम, तो वो कहेगा T1 टाइम पे पार्टिकल P पे है, ठीक है। और उस समय उसकी जो लोकेशन है, कोऑर्डिनेट, लोकेशन अब कोऑर्डिनेट के रूप में दिखाई जाएगी। जो पहले लिखा हुआ है ये कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। इसी को हम लोग बच्चों मोशन में डिटेल में पढ़ेंगे, पोजीशन वगैरह बोलेंगे, अभी आप उस डिटेल में मत जाओ, मैं बस आपको समझा रहा हूं। और इसको 6 को बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो अब सोचो कि ये ऑब्जर्वर रहेगा, तो इसने अगर कह दिया कि T1 समय पे पार्टिकल की कोऑर्डिनेट थी 2,6, तो आपको पता चल जाएगा कि पार्टिकल कहां पे है ना, आप समझ जाओगे। क्योंकि अगर आप मान लो जहां दोनों ये कट करेगा वो ओरिजिन होगा, इसको जहां कट करता वो 0 0 हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन। तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ठीक है, ओरिजिन से 2 मीटर चलना होगा x के लॉन्ग, 6 मीटर चलना होगा y के लॉन्ग, तो हम लोग P पे पहुंच जाएंगे, यानी यहां पे। और इसी तरीके से ये चलता हुआ मान लो Q तक पहुंचा, तो यहां पे मान लेते हैं 8 मीटर और ये 2, और टाइम भी तब तक बीतता रहेगा, तो टाइम मान लो यहां पे हो गया आपका 8,2। तो हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया 2,6 से कहां तक गया, 8,2 तक। तो ये ऑब्जर्वर ये सारी जानकारी अब देखो ढंग से दे रहा है, वो टाइम भी बता रहा है, वो पार्टिकल की लोकेशन भी बता रहा है, और बताने के लिए खुद ऑब्जर्वर भी है। तो ये जो पूरा सिस्टम है कि जिसने इसके मोशन को डिस्कस किया, उसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो उसमें आपको चाहिए होगा फर्स्ट ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या क्या चाहिए आपको, एक ऑब्जर्वर चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, क्योंकि फिर उसके बिना तो आप टाइम देख नहीं पाओगे, और क्या चाहिए, एक्सिस सिस्टम चाहिए, एक्सिस सिस्टम, एक सिस्टम होना चाहिए एक्सिस का, जिसकी वजह से आप कोऑर्डिनेट वगैरह दिखा सकोगे, जिसमें और फिर अपना एक्सिस में अपना बहुत कुछ आ जाएगा। एक्सिस में आ जाएगा आपका ओरिजिन आ जाएगा, ओरिजिन मतलब जहां पे दोनों एक्सिस कट करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब जो आप देख रहे हो ग्रुप, दिस कलेक्शन, इस पूरे समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज हम लोग करते हैं, इट इज यूज, सॉरी, इसका हम लोग यूज करते हैं बच्चों, एक सेकेंड,
यहां मैं ऐसे कर दूं, इट इज यूज्ड टू स्टडी फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो अब जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की जाएगी तो समझना कि एक ऑब्जर्वर होगा, फिर उसके पास स्टॉप वॉच होगा, एक्सिस होगा, फिर आगे चल के डिटेल में। अभी तो मैं आपको बस टर्म बता रहा हूं कि मैं जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला करूं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूं। ऑब्जर्वर बोलूं तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, स्टॉप वॉच पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जब कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम आएगा बच्चों, तो आप समझोगे कि ये कलेक्शन ऑफ दीज थिंग्स जिसका इस्तेमाल हम लोग स्टडी ऑफ मोशन के लिए या किसी भी फिजिकल प्रोसेस के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे जिसका नाम है फंक्शन। तो आपने फंक्शन के बारे में सुना होगा। नेक्स्ट टर्म है अपना फंक्शन। चलो अब देखते हैं ये फंक्शन क्या होता है। इसको हिंदी में फलन बोलते हैं। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मैथमेटिक्स का है, लेकिन हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं कि उन सारी चीजों को हम लोग देखना चाह रहे हैं जो इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन है, तो उसमें ये फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन आखिर होता क्या है? जैसे देखो, मान लो एक क्वांटिटी y है और आपने इसको अगर ऐसे लिखा हुआ देखा होगा तो इसका मतलब ये हुआ, जो आप पढ़ते हैं आप में से बहुत लोग पहले से जान रहे हैं, 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, और यदि जिसने नहीं भी पढ़ा वो अभी सीख लो। यहां लिखा हुआ है y = fx। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि y इज द फंक्शन ऑफ x। इसको ऐसे पढ़ेंगे कि y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है। ये तो इसको पढ़ने वाली बात हो गई, लेकिन आखिर इसका मतलब क्या हुआ ये चीज समझते हैं। तो इसको समझने से पहले जरा इधर हम लोग देखते हैं। देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो टाइप की हो सकती है। दो टाइप की हो सकती है मतलब किस आधार पे दो टाइप की हो सकती है? वो या तो वेरिएबल होगी, या फिर कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट। आ रही है बात समझ में? तो आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेरिएबल हो सकती है और कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब कि वो क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी में दोनों चीज हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, डायरेक्शन भी हो सकता है। ये दोनों अगर चेंज हो रहा हो, बदल रहा हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। जैसे मान लो अगर एक कार मूव कर रही है, अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड से ही लगातार चलती चली जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो वो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है ना, क्योंकि लगातार वो 10 से जा रही है, तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। हिंदी में बोलें तो अचर। तो कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि उसके मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में कोई चेंज आया ही नहीं। और मान लो अगर कोई कार अगर चल रही है और लगातार उसकी स्पीड में बदलाव आ रहा है, कभी 10, कभी 11, कभी 12, कभी 15, कभी 18, तो ये जो बदल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो इस फंक्शन में जो तुम देख रहे हो, अब जब ये बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रही है, तो मान लो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, ठीक है ना, वेलोसिटी बदल रही है, मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए, तो आपको अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि हम लोग ऑब्जर्वर को लेके आएंगे, उसके हाथ में एक स्टॉप वॉच होगा, तो वो स्टॉप वॉच ऑन करेगा और उसमें टाइम चलना शुरू हो जाएगा, तो उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी चेंज होती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा? टाइम के ऊपर। जैसे मान लो कार की वेलोसिटी इस इक्वेशन से दी गई, v = 10t²। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो वेलोसिटी है ये आपको किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम के ऊपर।
जब ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया होगा, आज ही हम लोग पढ़े, जब ऑब्जर्वर देखना शुरू किया होगा तो उस समय t इक्वल टू 0 करेगा तो वेलोसिटी निकल के आएगी 0 मीटर पर सेकेंड। यानी इनिशियली जो है वो कार रेस्ट में होगी, जैसा कि ये इक्वेशन देख के लगता है। अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड होगा तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी जो होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब एक बात गौर कर रहे हो आप, ये टाइम भी चेंज हो रहा है, टाइम तो चेंज होता है, ये टाइम ऑलवेज वेरिएबल, एक बात याद रखना, टाइम हमेशा वेरिएबल ही होता है, टाइम कांस्टेंट नहीं होता है कभी। अब ये वेलोसिटी भी बदल रही है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बदल रही है, और वेलोसिटी कब कितनी होगी वो इस इक्वेशन को देखने से पता लग रहा है। तो इसी में हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। मतलब यहां पे हम कह सकते हैं कि जो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना, वेलोसिटी किसका फंक्शन है बच्चों? टाइम का। वेलोसिटी किसके साथ बदल रहा है? टाइम के साथ। तो बस यही चीज देखो यहां मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये वेलोसिटी की जगह यहां पे आप y की जगह v समझ लो अपने दिमाग में, जहां x लिखा हुआ है वहां t समझ लो। तो y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये हुआ y डिपेंड्स, y निर्भर करता है, डिपेंड्स मतलब निर्भर करता है, y डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, इट मीन्स both y and x are variable। एक तो दोनों वेरिएबल होगा बच्चों, क्योंकि फंक्शन है मतलब उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वेरिएबल होगा मतलब बदल रहा होगा। इट मीन्स both y and x are variables, and when we change the x, y will also change, y भी आपका चेंज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूं, इसको आप अलग लिखना, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख लोगे। तो इसका मतलब है कि अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स है तो इसका मतलब यही हुआ कि y x का फंक्शन है, y निर्भर करेगा x पे, और y और x दोनों ही यहां पे वेरिएबल हैं, और अगर आपने x को चेंज किया तो y पक्की बात है y भी चेंज होगी ही होगी, है ना। जिसको अगर हम लोग फिजिक्स के एक एग्जांपल से देखें तो फिजिक्स में मान लो वेलोसिटी इक्वल्स टू समथिंग इक्वेशन दिया हुआ है, तो टाइम आप चेंज करो तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो ये दोनों ही वेरिएबल हैं और ये इसका फंक्शन है। कहोगे कांस्टेंट का कोई एग्जांपल दीजिए। अरे सिंपल है, मान लो अगर यहां पे v इक्वल्स टू 10t स्क्वायर्ड की जगह v इक्वल्स टू सिर्फ 10 लिखा हुआ रहता, t नहीं होता, इसका मतलब क्या है? t नहीं होता, इसका मतलब v बराबर 10, मतलब वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब देखो आपको v की वैल्यू 10 ही नजर आएगी। ऐसा भी हो सकता है अगर कोई कार लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी, मतलब तुम चेंज ही नहीं करोगे वेलोसिटी या स्पीड को, तो वेलोसिटी तो आपको कांस्टेंट ही नजर आएगी ना भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस केस में जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मास, किसी बॉडी का मास जो है, मास भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास भी कांस्टेंट है, क्योंकि मास भी आपको इजीली चेंज नहीं होता है ना, गिवन मास कांस्टेंट होता है। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों देखो यहां पे y इज द फंक्शन ऑफ x, ये क्लियर हो गया। अब कभी कभी आप ये सोचो, कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x के बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हालांकि ये आपको जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी हम लोग सीख लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल दोनों है, एक आपका स्वतंत्र है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ
कि x को बदलने के लिए y का बदलना जरूरी नहीं है। x स्वतंत्र रूप से बदलता रहेगा, लेकिन y तभी बदलेगा जब x बदलेगा। नई बात समझ में आई? जैसे देखो, मान लो कि वही एक इक्वेशन ले लेते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू 10t। एक इक्वेशन ले लिया हमने, अब स्क्वायर की जगह सिंपल ये रख दिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे भी कि आखिर ये अलग अलग टाइम पे कभी स्क्वायर कर दे रहे हैं, कभी सिंपल, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपको। लेकिन इस तरीके से अलग अलग टाइप की इक्वेशन लिखने को हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन बोलते हैं, जो अभी कुछ देर में पढ़ेंगे। अब जैसे मान लो कि यहां पे ये वेलोसिटी है, ये आपकी वेलोसिटी है, और ये यहां पे रह गया टाइम। अब खुद सोच के देखो, टाइम एक ऐसा चीज है कि एक बार जो ऑब्जर्वर ने ऑन कर दिया, एक बार ऑब्जर्वर अगर अपने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, तो टाइम तो लगातार चेंज ही होता रहेगा, टाइम लगातार चेंज होता रहेगा। लेकिन वेलोसिटी जो है वो आपका किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? टाइम के ऊपर। वेलोसिटी को जब कभी भी बदलना होगा तब आपका टाइम बदलेगा ही बदलेगा। टाइम को बदलने के लिए वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। मान लो कोई किसी दिन एक आदमी है, वो कार से जा रहा है, ठीक है, तो टाइम चेंज हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक दिन वो नहीं जाए, क्योंकि आज मूव नहीं करना है मेरे को, मतलब वो वी को चेंज ही ना करे, बैठा रहे चुपचाप, तो क्या टाइम नहीं बदलेगा उस स्थिति में? टाइम तब भी बदलेगा। तो टाइम को बदलने के लिए वी बदलेगा कि नहीं बदलेगा इससे मतलब नहीं है, लेकिन वी जब भी बदलेगा तो वो जरूर टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। क्लियर है ना? एक ही टाइम पे दो, मान लो कि तुम टाइम ना बदलो और चाहो कि वी बदल जाए। टाइम नहीं बदलने का मतलब क्या हुआ कि टाइम 9 बज गया और 9 बजे ही अलग अलग वेलोसिटी हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? वेलोसिटी को बदलने के लिए कुछ अगला टाइम देखना पड़ेगा आपको। तो टाइम आपका स्वतंत्र रूप से बदलता रहता है और बाकी चीजें उसके ऊपर आपका डिपेंड करती है, ठीक है। अब कहोगे कि फिजिक्स में आखिर हम लोग क्यों फंक्शन को के बारे में सोच रहे हैं? तो अब तो आपके सामने एग्जाम्पल है। फिजिक्स में आखिर हम लोग करेंगे क्या? फिजिक्स में हमेशा हम लोग जितना भी इक्वेशन, जो भी लॉ पढ़ेंगे, कोई भी लॉ, जैसे मान लो F इक्वल्स टू ma ही पढ़ते हो, तो यहां पे देखो इधर एक क्वांटिटी है फोर्स, इधर एक क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। मास को मान लो कांस्टेंट, तो फोर्स और एक्सेलरेशन का आपस में संबंध है कि नहीं, डिपेंड कर रहा है कि नहीं, तो ये एक प्रकार का फंक्शन हो गया। आ रही है बात समझ में? या करंट I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T, ठीक है, तो Q अपॉन T, I करंट हो गया, Q चार्ज हो गया, T टाइम हो गया, तो ये भी एक इक्वेशन है। यहां भी देखो डिपेंडेंस है दो क्वांटिटी के बीच में। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आपका मोमेंटम है P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम समझते हो, संवेग, तो यहां भी देखो P और V के बीच रिलेशन है, एक आपका फंक्शन है। इसी तरीके से आप कई सारा एग्जाम्पल लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, यहां भी एक क्वांटिटी वेलोसिटी है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जो आपस में हर जगह एक दूसरे से रिलेटेड है, इसी रिलेशन को तो फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन का मतलब आपको मैंने सिंपल समझा दिया कि फंक्शन एक तरीके का मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें दो क्वांटिटी RHS और LHS दोनों तरफ होती हैं और इन दोनों का आपस में एक रिलेशन होता है। रिलेशन का मतलब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, एक के बदलने से दूसरा बदलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो इसमें से कुछ लिखना है, लिख लो जल्दी से। अब बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। तो देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन का क्या मतलब हुआ। अब इतना तो क्लियर है, जैसे देखो अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू fx, इससे सिर्फ ये पता लगता है बच्चों कि y जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर, है ना, सिर्फ यही पता चलता है। लेकिन कैसे डिपेंड करता है? कैसे डिपेंड करता है करने का मतलब है कि देखो मैं भी आपको लिख के दिखाता हूं। हो सकता है ये इक्वेशन हो y इक्वल्स टू 10x प्लस 4। अब यहां भी तुम देख सकते हो कि y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। हो सकता है इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, इसमें भी y x पे डिपेंड कर रहा है। हो सकता है आपको ऐसे दिया हुआ हो y इक्वल्स टू 4 साइन 2x प्लस 3,
समझ रहे हो, ये कॉम्प्लिकेटेड आ गया। y और x के बीच रिलेशन है, लेकिन x जो है यहां साइन के एंगल के फॉर्म में हो सकता है ऐसा लिखा हो y इक्वल्स टू 4e⁻²x। ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जो आप इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते होगे ये आखिर लिखा हुआ क्या है, लेकिन ये सब मैं समझाऊंगा अभी आपको, आप बस देखते जाओ। हो सकता है ऐसा लिखा हो y इक्वल टू 6 ln x। अब ये भी कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए। तो बच्चों इस तरीके से आप यहां देख सकते हो कि ये जो मैंने लिखा, इतना जो मैंने लिखा है यहां पे कि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये सारे इक्वेशंस हैं जहां पे y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि सब इक्वेशन का फॉर्म अलग अलग है। जैसे ये यहां पे x का पावर 1 है, कहीं अंडर रूट भी हो सकता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना ही सिर्फ है, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल है ना। तो ये जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है, इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं, इसको साइनसॉइडल फंक्शन बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, इसको लॉगरिदमिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, और भी इलिप्टिकल इक्वेशन, इलिप्स का इक्वेशन होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है, ढेर सारा चीज है। लेकिन हम लोग पहले ही मैं बता चुका हूं कि हम लोग यहां मैथमेटिकल टूल किस लिए पढ़ रहे हैं। मैथमेटिकल टूल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग फिजिक्स में उसका यूज कर सके। तो फिजिक्स में जो फंक्शन सबसे ज्यादा बार बार यूज होने वाले हैं, उन्हीं के बारे में अभी मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में लिखवाऊंगा। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन का मतलब हो गया कि फंक्शन का प्रकार, जिसमें यह बताया जाएगा कि y आखिर x पे डिपेंड कैसे करता है। जैसे यहाँ सिंगल पावर है, यहाँ स्क्वायर का है, यहाँ ये एंगल के फॉर्म में है, यहाँ ये एक्सपोनेंट के पावर में है, यहाँ ये लॉग के फॉर्म में है। इसको देख के भी घबराना मत, ये सारा एक्सपोनेंशियल लॉग ये सब अभी आपको यहाँ सीखना है। ठीक है ना, यहाँ पे सीखना है, मतलब आप 10th 9th में उतना नहीं इन लोगों के बारे में बताया गया होगा। इसके बारे में तो आप नंबर 1 और नंबर 2 को तो अच्छे से जानते होंगे, लेकिन मैं यहाँ बताऊंगा आपको ताकि आप फिजिक्स में सही से इस्तेमाल कर सके। और ये बात समझ में, तो इस तरीके से, और ये वही इक्वेशंस हैं जिसका फिजिक्स में बार बार यूज होगा। तो अब मैं एक एक करके सबका परिचय आपको दूंगा ढंग से। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन का मतलब यही हुआ कि फंक्शन के कितने टाइप्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स में करने वाले। ये नहीं कि इतना ही होता है। ठीक है, चलो, तो अब ये सब लिखने का नहीं है, अब ये 1 by 1 लिखेंगे। तो आप हेडिंग दो टाइप्स ऑफ फंक्शन, दे दिया आपने। चलो अब देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग नंबर 1 में लीनियर फंक्शन की बात करेंगे। ये बहुत बार यूज आएगा हम लोग को, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन को हिंदी में एक रेखीय समीकरण बोलते हैं, आप जानते होंगे लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन में क्या होता है बच्चों, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। आप जानते होंगे ये, और यदि नहीं जानते हो तो अभी सीखो। y इक्वल्स टू mx प्लस सी। यहां देखो y x का फंक्शन है, x को बदलोगे y बदलेगा। यहां पे m और c जो है ये कांस्टेंट का काम करेगा। कांस्टेंट मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट्स का मतलब जैसे 4, 6, 7 कुछ भी लिखा हुआ है तो 4 ही रहेगा चाहे जब भी देखो। तो कांस्टेंट का काम कौन करेगा, m और c, और x को चेंज करोगे y चेंज होगा। तो अब जैसे मान लो कि एक इक्वेशन दिया हुआ है v इक्वल्स टू 6t प्लस 2, फिजिक्स का इक्वेशन लेते हैं। अब देखो y की जगह कौन आ गया, वेलोसिटी, x की जगह t यानी वेलोसिटी x का फंक्शन है यहां पे, लेकिन सॉरी टाइम का ना, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का। लेकिन तुम देख सकते हो कि t का पावर कितना है, 1। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, देख सकते हो। तो ये आपका जो है ये आपका लीनियर इक्वेशन, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन। ठीक है, इसमें 6 किसका रोल प्ले कर रहा है बच्चों, तो 6 रोल प्ले कर रहा है m का, और 2 किसका रोल प्ले कर रहा है, तो c का। c का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2, और v और t तो जान ही रहे हो y x। अब इसके सिर्फ यही एक फॉर्म नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, इससे बिल्कुल ऐसा दिखेगा तो हम बोलेंगे। मान लो और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कल को ऐसा लिखा हुआ मिल जाए v इक्वल टू 4 माइनस 2t, तो क्या इसको नहीं बोलोगे,
बिल्कुल बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी देखो, बस t का पावर 1 होना चाहिए, यानी x का पावर 1 होना चाहिए। बस ये फर्क है कि यहां पे c का रोल प्ले कर रहा है कौन, 4, और m का रोल प्ले कौन कर रहा है, -2। ये बदलता चला जा रहा है। हो सकता है कि ऐसा भी दिया हुआ हो, ऐसा भी दिया हो, y इक्वल्स टू सिर्फ 6x लिखा हुआ हो। क्या ये लीनियर फंक्शन है? बिल्कुल है। यहां पे पावर तो एक ही है, कहोगे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब c हो गया क्या, 0, और m क्या हो गया आपका, 6। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेरे को अगर जब कभी भी किसी इक्वेशन में x का पावर, यानी x की जगह जो भी हो, टाइम हो, कोई भी हो, उसका पावर अगर 1 हो जाए, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग लीनियर फंक्शन या लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों, अब जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने बोर्ड पे लिखा है क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो लीनियर इक्वेशन के बाद अब देखते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपको इसको द्विघातीय समीकरण भी बोलते हैं। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है ना। यहां पे a, b और c ये कांस्टेंट्स हो गए, ये कांस्टेंट्स हो गए, और x का पावर तो तुम देख ही रहे हो, यहां पे 2 हो जा रहा है। तो जैसे मान लो y इक्वल टू 4x² प्लस 6x प्लस 3। अब ये कैसा फंक्शन है? तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसमें a का रोल 4 कर रहा है, b का रोल 6 कर रहा है, c का रोल 3 कर रहा है। अब इसके कई वेरिएशन हो सकते हैं। अगर कोई पूछे क्या ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो बिल्कुल है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये थर्ड टर्म नहीं है, तो उसकी जगह आप 0 मान लोगे। x² का कॉफिशिएंट जो है वो a का काम करेगा, x का कॉफिशिएंट b का काम करेगा, है ना। ये सारे फंक्शन इस टाइप के जो होंगे वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होंगे। और क्वाड्रेटिक फंक्शन अक्सर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ऐसा इक्वेशंस आएगा जहां पे आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और वो आप भली भांति जानते हो। जैसे कि आपने ये सॉल्व किया होगा, मान लो x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां पे अगर कोई पूछेगा x का वैल्यू निकालो, मतलब y की वैल्यू 0 हो गई और x की वैल्यू पूछेगा, तो आपको याद होगा बच्चों, आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरीके से x का 2 वैल्यू आएगा, एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस। ये -b, तो यहाँ 6 कितना है, -6 है, तो b की जगह आप -6 कर दोगे तो +6 हो जाएगा। मतलब आपको ये आता है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आप ये जानते हो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। या इसको फैक्टर में भी तोड़ के कर सकते हैं, तो जब करना होगा हम लोग करेंगे। तो ये सिंपल सा था क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब यहाँ पे 2 फंक्शन और मैं बताऊंगा, 2 नहीं इनफैक्ट 3 बताऊंगा, एक लॉगरिथमिक, एक एक्सपोनेंशियल, एक साइनसॉइडल, जो आपके लिए नया है, ठीक है। तो इसके अलावे रेट ऑफ चेंज और भी चीजें बात करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिए। ओके।